राधिका चौहान और उसकी मां रंजना देवी ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर चीनी मिल में बेचने ले जा रही थी। राधिका चौहान कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी। और उसकी बड़ी बहन पूजा चौहान इसी जिले की एक बहुत बड़ी एसपी अधिकारी थी। और जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गई, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था और इंस्पेक्टर राहुल पांडे अपने दो हवालदारों के साथ रोड पर हर एक एक आने जाने वाले को जबरदस्ती चालान काट रहे थे और उनसे जबरन गुंडे की तरह पैसे वसूल कर रहे थे। और जब राधिका चौहान और रंजना देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, तो इंस्पेक्टर राहुल पांडे ने उन्हें भी गुंडे की तरह हाथों का इशारा करते हुए रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट गाड़ी का कागज देखा। राधिका ने ट्रैक्टर रोक लिया और दोनों मां ब ट्रैक्टर से नीचे उतरी और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद यहीं पास वाले चीनी मिल में ले जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। राहुल चौहान ने उसकी तरफ देखकर थका लगाया। ओहो, बड़ी हीरोइन बन रही है। और ये भिखारीन की तरह दिखने वाली बुढ़िया कौन है? राधिका ने कहा, ये मेरी मां है। तो राहुल पांडे ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोग इन्हीं ईंखम के आड़ में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रही हो? राधिका ने बोला, सर, आपको मेरी गाड़ी की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर करो, लेकिन मुझे और मेरी मां को अपमानित करने का कोई हक नहीं है। आप लोगों को तभी एक सिपाही ने ट्रेलर से इंक को खींचा और इंक को खाते हुए हंसकर बोला, सर, चेहरा देखो, इनके ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहुदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये मां वो दोनों धंधा करने वाली लग रही है। ये शब्द आदित्य के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर राहुल पांडे गुस्से में आग सी भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन सही है और कौन नहीं। चल, तेजी से निकाल कागज। राधिका ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर राहुल पांडे को दिए। राहुल पांडे ने कागजात को बिना देखे ही फाड़कर फेंक दिया और गरज कर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, सर, ये क्या बदतमीजी है मेरे? वो सारे ओरिजिनल कागज थे। आपने उसे क्यों फाड़ दिया? आपको किसने अधिकारी दिया है एक पुलिस वाले होकर लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करने की? इतना सुनकर इंस्पेक्टर राहुल पांडे आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैराए। एक बेटी जो उसी जिले की एक एसपी की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां रंजना देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? हमें नहीं जानते हो कि तुमने किस पर हाथ उठाए हो? राहुल पांडे ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हाँ, हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। राधिका का खून खौल उठा और उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। और वहीं सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, ये सब गलत है। आपको इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से तिल मिला उठा और बोला, क्यों? ये तेरा रखेल है जो न्याय की पाठ पढ़ा रहा है। चल भाग यहां से। फिर राहुल पांडे चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे।
जीप में राधिका अपनी मां कमला को सीने से लगाए बैठी थी। रंजना देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के पूजा न देखकर सिसक रही थी। राधिका की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थी। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही राहुल पांडे मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, अबे हवाले में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित पूरी इनकी जिंदगियां उलट पुलट हो सकती थी। रंजना देवी ने रोते हुए कहा, बेटी ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? राधिका ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मां, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। रंजना देवी को सांस की बीमारी थी। राधिका चौहान मां की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। राधिका चौहान जोर जोर से चीखने लगी। करीबी दफ्तर में टांग पिटांग रखे बैठे इंस्पेक्टर राहुल पांडे के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुन के नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। राधिका चौहान ने कहा, देखो मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दें। इंस्पेक्टर राहुल पांडे ने रंजना देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, तू क्या करेगी इसको? बचाकर तो राधिका चौहान ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू न रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया। और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर राधिका चौहान को उसकी छोटी को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। रंजना देवी ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर राहुल पांडे ने एक ना सुनी। वह राधिका चौहान को मारते घसीटते हुए अपने साथ वाले स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और राधिका चौहान को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर राहुल पांडे पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। राधिका चौहान उठी और बोली, देखो तुम ये एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं। राहुल की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार रेपटा राधिका चौहान के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। ए बड़ी, आई, तू मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? वहां अंधेरी कोठरी से रंजना देवी लगातार आवाजें लगा रही थी, छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। राधिका चौहान के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, देखो तुम मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, वह मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर राहुल पांडे ने राधिका चौहान को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे बुढ़िया को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा मां के बारे में। ये शब्द सुनकर राधिका चौहान के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन पूजा का ख्याल आया, जो कि इसी जिले के एसपी ऑफिसर थी। राधिका एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे या पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतोगे। सबके सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर राहुल पांडे ने जब यह सुना तो वह खरकट्टे मार मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी इंस्पेक्टर की, या वह बुढ़िया खोस्ट उतारवाएगी? अब मरने दे। इस बुढ़िया को मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर राहुल पांडे पर हाथ उठा सके। तभी रंजना देवी की एक और जोरदार आवाज आई।
राधिका चौहान ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन राहुल पांडे ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, ये बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। राधिका चौहान अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में रंजना देवी की आवाजें भी आना बंद नहीं हुई, पर इस बार उनकी आवाज दर्द से कमजोर हो चली थी। इंस्पेक्टर राहुल पांडे जब यह सुना तो बोला, आ है पता नहीं बुढ़िया कब मरने वाली है, और कहकर वहीं दफ्तर में आंखें बंद करके सो गया। रंजना देवी यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर ढलक पड़ी। सांसें धीमी पड़ गई और वह बेहोश होकर लेट गई। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर राहुल पांडे की आंख खुली तो उसने चौंक कर कहा, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो रंजना देवी को जमीन पर पड़ी देखकर उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली गई है। राहुल पांडे ने राधिका चौहान को जिस कमरे में बंद किया था उस दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। अंदर आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। राधिका ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो आंसू और डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह दौड़ती हुई राहुल पांडे के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है, मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं, उसने अवधि में गुहार लगाई। इंस्पेक्टर ने धत्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। आदित्य के शरीर से जैसे जीवन ही निकल गया। कहां है मेरी मां, क्या हुआ उसको, ठीक तो है ना, उसने कांपते हुए पूछा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बुढ़िया एक कोने में पड़ी हुई है, मरी सी। यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम पत्थर जैसी ठहर सी गई। तुरंत ही राधिका ने राहुल पांडे को धक्का देकर पीछे हटाया और आवाजें लगाते हुए अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रंजना देवी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। मां को ऐसे पड़ा देखकर राधिका का दिल फटने लगा। वह रंजना देवी के पास गिर पड़ी। मां मां, आंखें खोलो मां, क्या हुआ तुम्हें, देखो मैं राधिका हूं, मैं आ गई हूं, बोलो तो कुछ। मां राधिका जोर जोर से मां को हिलाने लगी, पर रंजना देवी शांत और बेहोश थी। तभी राहुल पांडे आया और बोला, ए छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है या ड्रामेबाजी कर रही है तू। उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी। दो कांस्टेबल भागते हुए आए और इंस्पेक्टर के कहने पर बोले, इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ। कोई पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई है। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी रंजना देवी को उठाने की कोशिश की। राधिका चीख उठी और बोली, कोई हाथ मत लगना मेरी मां को। और तुरंत राधिका ने बेताब होकर इंस्पेक्टर राहुल पांडे को कॉलर पकड़ डाली और चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों को मैं वो सजा दिलवाऊंगी जो सजा आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं दिया होगा। राहुल पांडे ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और ढाके से कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे शिकायत करेगी, डीएसपी से, एसपी से, वे सब मेरे बेटी भाई बहन हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। उसने और घड़ी भर के लिए राधिका को ठुकरा दिया कि उसकी आवाज ना मानी जाए। राधिका ने आंसू भरी आंखों से मां के लिए खड़े होकर जमीन पर पड़े उनके ठंडे चेहरे को देखा और हकलाकर बोली, मूर्खों। तभी उसी हड़बड़ाहट और निर्दयता के बीच रंजना देवी की सांसें कुछ धीमे धीमे फिर चलने लगी। एक हल्की सी कुंग समान आवाज आई और फिर उनकी पलकों में कंपन सा महसूस हुआ। राधिका की चीखें एक क्षण के लिए थम सी गईं और फिर वह जोर से बोली, मां मां, सुन रही हो। रंजना देवी की आंखें धीरे धीरे खुली। वे बेहोशी से उभरते हुए पहले धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ देखी, फिर सांस गहरी हुई। राधिका चिल्लाकर उनके गले लग गई, मां तुम जिंदा हो। राहुल पांडे और सिपाही उन पल में थर्रा गए। इंस्पेक्टर की घमंडित हंसी हंसते बोला, अरे बुढ़िया, तू तो जिंदा है, मुझे लगा कि तू तो टपक गई होंगी। चल कोई बात नहीं, अब दोनों मां को पूरी जिंदगी इसी थाने में शराऊंगा। और उधर इसकी बड़ी बहन एसपी पूजा चौहान वह काफी देर से अपनी मां रंजना देवी और अपनी बहन आदित्य चौहान को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। पूजा चौहान जो इसी शहर में अपने फर्ज निभा रही थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थी।
लेकिन जब काफी समय तक राधिका और उसकी मां का फोन नहीं लगा, तो पूजा चौहान के दिल में अजीबो-गरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रही। ठीक तो होंगी ना मां और राधिका। तभी पूजा चौहान को याद आया कि उसके घर के पास जो लड़का रहता है। पूजा चौहान ने कहा, इसे कॉल करके पूछती हूँ। तभी पूजा चौहान ने अपने मोबाइल पर दीपक राव का नंबर डायल किया। हाँ दीपक, मेरे घर जाकर देखो तो सही। मेरी माँ और आप ही का नंबर नहीं मिल रहा। सब खैरियत तो है। दीपक घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। आई एम आउटसाइड योर हाउस बट द गेट इज लॉक्ड। ये सुनकर पूजा चौहान बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया और एसपी पूजा चौहान अपनी बर्थडे बर्थडे पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर और अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती रही। कहाँ चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद पूजा चौहान अपनी गाड़ी में पुलिस ऑफिसरों के साथ घर के बाहर पहुंची तो घर पर लगे ताले को देखा और इधर-उधर लोगों से पूछने लगी। लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर ना थी। पुलिस अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी। मूविंग लेफ्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट रूम, मगर अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। अब पूजा चौहान अपनी मां और बहन की गुमशुदगी को पता करने वहीं पास वाले थाने में पहुंची तो इंस्पेक्टर राहुल पांडे अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था। और जैसे ही उसने पूजा चौहान की वर्दी पर लगे स्टार्स और अशोक स्तंभ को देखा और इसके पीछे खड्डी है, बढ़िया बड्डे पुलिस अधिकारी को देखा तो चौंक गया। और तुरंत राहुल पांडे ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा और इंस्पेक्टर राहुल पांडे डरते हुए खड़ा होकर सैल मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ एसपी? पूजा बोली, मेरी माँ और बहन लापता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे 3 घंटे के अंदर मेरी माँ और बहन को पता लगाओ कि वह कहाँ है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, जी मैडम, हम बहुत जल्दी माँ और बहन को खोज निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बस हकलाने लगा। मैडम, वो एक औरत है। छोटी सी बात थी लेकिन अब तक एसपी पूजा खुद को रोक नहीं पाई थी। वो तेजी से उस लॉकअप की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके कदम थम गए, उसकी सांसें रुक गईं। लॉकअप के अंदर जो नजारा था उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां जमीन पर गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी मां रंजना देवी और छोटी बहन अदिति चौहान बैठी थी। एसपी पूजा चौहान कांपते हुए अपनी मां और बहन के सामने खड़ी थी। रंजना देवी ने जैसे ही बेटी को देखा वह फूट फूट कर रो पड़ी। रंजना देवी रोते हुए बोला, बेटी तू यहां कैसे आई? भगवान ने भेजा तुझे, हमें तो लगा अब कोई नहीं बचाएगा। पूजा ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये किसने किया? किसने तुम्हें यहां बंद किया? आदित्य चौहान जो कोने में सिमटी हुई बैठी थी, धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा उसकी बहन सामने खड़ी है तो तेजी से बहन के पास गई और अपनी बहन के सीने से लिपट गई और कांपती आवाज में कहा, दीदी, वो इंस्पेक्टर और ये पुलिस वाले बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। दीदी, जब हम ट्रैक्टर पर इंक लेकर बेचने जा रहे थे तो ये लोग हमें रोक लिए और हमसे गाड़ी के कागज मांगे। जब मैंने कागज दिया तो कागज को फाड़ दिया और पैसे मांगने लगे। मैं मना किया तो मां को धक्का दिया और जब मैंने विरोध किया तो हमें थाने ले आया। मां को मारा, मुझे भी, और कहा कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। पूजा के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फैल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। एक अफसर नहीं, अब एक बेटी और बहन खड़ी थी वहां। वह धीरे धीरे उठी और लॉकअप से बाहर निकली। इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। एसपी गरजती आवाज में कहा, वर्दी पहनकर तुमने औरतों पर हाथ उठाया, वह भी मेरी मां और बहन पर। इंस्पेक्टर, हक लाया। हम मैडम, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। एसपी पूजा चीखते हुए बोली, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। उसने तुरंत एक आईपीएस अफसर को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर और शामिल सिपाहियों की इन सब को ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए और इनके वर्दी उतारो। अभी के अभी आईपीएस अधिकारी ने दो पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया। दो पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और सबके सामने दो थाने में जबरन इंस्पेक्टर और उन दो सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतारी गई। थाने में सब खामोश थे। एसपी पूजा आगे बढ़कर बोली, अब इन्हें उसी लॉकअप में डालो जहां इन लोगों ने मेरी मां और बहन को रखा था, और इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दो, और वो भी सूखी रोटी। पुलिस अधिकारियों ने आदेश का पालन किया।
इंस्पेक्टर और उसके दो साथी उसी सेल में ठूंस दिए गए। पूजा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वह अपमान जो हर निर्दोष औरत यहां झेलती है। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी जमा हो चुके थे। पूजा ने सबके सामने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। रंजना देवी और राधिका को सम्मानपूर्वक थाने से बाहर लाया गया। पूजा ने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा मां, जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है। थाने के ऊपर हवा में तिरंगा लहरा रहा था और पहली बार उस इमारत में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक मजबूत सीख के साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं, तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते,